एवरीवन, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्रेमर्स रूल कि भाई सपोज दिया हो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए है, आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो भी आपके पास मेथड्स थी, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थी, एलिमिनेशन मेथड थी, ग्राफिकल मेथड थी, लेकिन वो आप कॉम्पिटिटिव में यूज करते तो चलता है। बाकी नॉर्मली यहाँ पे क्रेमर्स रूल से बोला है तो हम यहाँ पे वही ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसे इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें पता ही है कि x इक्वल टू हो जाता है d1 अपॉन डी एंड y इक्वल टू हो जाता है d2 अपॉन डी। तो बच्चा कहता है सर हमें यहाँ पे d ढूंढना पड़ेगा, d1 ढूंढना पड़ेगा एंड d2 ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा यार d तो कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है और कोएफिशिएंट हमें दिख रहे हैं यहाँ वेरिएबल के बाजू में खड़े हैं, यहाँ है 2, यहाँ है -1, यहाँ है 3 एंड यहाँ है 5। मैंने कहा इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, 5 2 10 हो जाता है, -3 इंटू -1 इज -3। मैंने कहा भाई यहाँ 10 और यहाँ माइनस माइनस +3 दोनों मिलके बनाते हैं 13, तो हमें d तो मिल गया बहुत आसानी से। और मैंने देखा यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा और इसी फॉर्मूला से मिलेगा। मैंने कहा d1 की बात करें, अगर d1 की बात करें तो देखो d1 कहाँ पे काम आता है, x के लिए। ठीक है, इसी तरह से मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से इन सारी चीजों को याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, x के लिए काम आता है तो x के कोएफिशिएंट को हटा देंगे और इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब वहां पे हमें कांस्टेंट लिख देना है 17 एंड 6 और बाकी की जगह, ठीक है, बाकी की जगह जो ये कोएफिशिएंट थे वो एज इट इज -1 एंड 5। अच्छा, बच्चे ने कहा सर अब तो 17 5 हम लिख देंगे 85। मैंने कहा माइनस करो और 6 इंटू -1 इज -6। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 85 + 6 टोटल कितना हो जाएगा 91। अब मैंने कहा नेक्स्ट हमें ढूंढना है d2 विच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड y। तो यानी कि हमें y के कोएफिशिएंट जो थे ना उसे रिप्लेस करना है, x के कोएफिशिएंट को कुछ करना नहीं है। अच्छा, इसको रिप्लेस करना है इस कांस्टेंट से, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। मैंने कहा 6 2 हो जाता है 12 -17 3 हो जाता है 51। अब देखो 12 -51 करना है, हमें पता ही है कि माइनस करते समय हम क्या करेंगे, बड़े वाले की साइन लगा देंगे, बड़े वाले की साइन है माइनस और हम बाद में इन दोनों का डिफरेंस ले ले तो भी चलेगा। मैंने कहा 51 - 12 करना है। अगर किसी को तकलीफ हो तो सीधी बात है, यहाँ पे हम कर लेंगे 11 11 - 2 इज 9, यहाँ पे हो जाता है 4 4 - 1 इज 3, तो ये देगा हमें -39। अच्छा, बच्चे ने कहा सर अब, मैंने कहा वैल्यू रख देते हैं, d1 की वैल्यू देखो हमें दिख रही है 91 नीचे। अच्छा, d की वैल्यू है 13 13 7 91, तो आंसर मुझे मिला x का 7। अच्छा, d2 की बात करें तो वो दिख रहा है -39 अपॉन d की बात करें तो वो था 13। देखो 13 3 39 होता है, लेकिन माइनस होने की वजह से यहाँ मुझे लिखना माइनस पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3। तो इस तरह से हम x एंड y ढूंढ सकते हैं थ्रू क्रेमर्स रूल। चलिए देखते हैं कि क्रेमर्स रूल से हम कैसे 3 इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम कैसे x, y एंड z को ढूंढ सकते हैं। पहले सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि सर जी क्या सच में यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने कहा उसके लिए हमें यहाँ पे d फाइंड करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि d इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। याद रखना d इक्वल टू 0 आ गया तो सॉल्यूशन के लिए मतलब आगे मतलब हमें चेक करना पड़ सकता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली मिलेगा। मैंने कहा पहले हम d ढूंढते हैं। d का मतलब क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, मैंने कहा देखो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है -7, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है -8, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2 एंड यहाँ पे है -6। मैंने कहा अब अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। देखो मैं इसे पहली रो से सॉल्व कर रहा हूँ तो 5 ब्रैकेट, फिर हम माइनस साइन लगाते थे क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस साइन आती है फ्रॉम द कोफैक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं -7 लिखता तो मैंने कहा यार माइनस माइनस तो प्लस हो जाता क्योंकि -7 के पास भी एक माइनस था और यहाँ भी माइनस था। मैंने कहा फिर हम ब्रैकेट लगा देते और फिर +1 करके हम फिर से ब्रैकेट लगा देते। अब क्या करते हम, मैंने कहा देखो 5 के लिए उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर देते, तो यहाँ पे जो बचता 8 6 48 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया था तो 8 6 48 मैंने लिख दिया, -2 इंटू -1 इज -2। यहाँ पे -2 लिखने जाऊंगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 के लिए क्या होगा, मैंने कहा देखो 6 इंटू -6 इज एक्चुअली -36 माइनस, मैंने कहा 3 इंटू -1 इज एक्चुअली -3 यहाँ रखने जाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाता है। अब मैंने कहा 1 के लिए
उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो 6 2 12 हो जाता है, तो मैंने कहा यहाँ पे 12 लिख देते हैं, फिर हम माइनस करते थे, मैंने कहा देखो 3 8 24, माइनस होने की वजह से -24, अगर मैं यहाँ -24 लिखता तो माइनस माइनस प्लस होके 24 प्लस हो जाता। अब मैंने कहा यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 5 है, इसका सम हो जाता है 50, फिर मैंने कहा ये 7 है, अच्छा इसका आंसर क्या होगा -33, फिर मैंने कहा यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है इसका सम हो जाता है 36 एंड 36 1 जा 36। अच्छा अब मैंने कहा यार 50 5 जा इज एक्चुअली 250, माइनस क्यों माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये माइनस बाहर आया इसलिए। अब मैंने कहा देखो 33 7 से क्या होगा, 7 3 से 21 2 कैरी, मैंने कहा 7 3 से 21 प्लस 2 हो जाता है 23, प्लस दिया है 36, मैंने कहा 250 में से 231 जाएगा तो 19 बचेगा, और 19 में मैं 36 ऐड करूंगा तो 55 मिलेगा, तो ये मुझे D मिल गया विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि अगर मुझे नॉट इक्वल टू 0 मिला मतलब डेफिनेटली मुझे यहाँ पे x y एंड z के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, और बच्चा जानता है कि उसे ढूंढने का तरीका है x इक्वल टू d1 अपॉन डी, y इक्वल टू d2 अपॉन डी एंड z इक्वल टू d3 अपॉन डी। मैंने कहा यानी यहाँ पे हमें d1 d2 एंड d3 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि d तो हमने ढूंढ लिया है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे d1 ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर d1 की बात करें तो d1 इज व्हाट कि भाई इसी d में यानी इसी कोएफिशिएंट में जो ये x के कोएफिशिएंट है उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि d1 यूज होता है x में, तो यहाँ पे हम x के कोएफिशिएंट को रिड्यूस कर देंगे मतलब रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, किससे, कांस्टेंट से। अच्छा यहाँ पे अगर रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है, फिर 15 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ये वाले यहाँ आ गए। अब बाकी की चीजें एज इट इज आप यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे लिखा है -7 -8 2, यहाँ पे लिखा है 1 -1 -6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैंने कहा देखो यहाँ पे 11 है, फिर हम लेंगे ब्रैकेट, फिर माइनस साइन क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस होता है। मैंने कहा यहाँ -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें +1 एंड फिर हम कर देंगे ब्रैकेट। मैंने कहा देखो अब 11 के लिए क्या होगा, उसकी रो एंड कॉलम कट जाएगी, तो 8 6 48 -2 इंटू -1 इज -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखो 15 6 क्या हो जाता है, 15 6 हो जाता है -90, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे हम यहाँ पे। मैंने कहा देखो 7 इंटू -1 इज एक्चुअली -7, तो यहाँ माइनस माइनस +7 हो जाता है। मैंने कहा देखो यहाँ पे 1 के लिए क्या होगा, मैंने कहा 1 के लिए उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव किया, 15 2 हो जाता है 30, फिर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। मैंने कहा 7 8 56, माइनस होने की वजह से -56, तो यहाँ पे माइनस माइनस +56 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ 11 इंटू इसका आंसर आता है 50, ठीक है, यहाँ पे 7 एज इट इज, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने कहा इसका आंसर आ जाएगा -83। फिर मैंने कहा यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है 86। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो देखो 11 इंटू 50, तो मैंने कहा 11 5 हो जाता है 55, पीछे एक 0 लगा देना है क्योंकि यहाँ 0 था। फिर मैंने कहा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मैंने कहा 7 3 21 का 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 8 56, 56 प्लस 2 क्या हो जाता है 58, ठीक है। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे है +86। अब मैंने कहा अगर ध्यान से देखा जाए तो 550 और ये क्या आंसर देंगे, इन दोनों का आंसर होगा -31। क्या होगा, -31। और मैंने कहा 86 एंड -31 हमें एक्चुअली देंगे 55। क्या देंगे, 55। तो हमें D1 मिल गया 55। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं D1 इज 55, D इज एक्चुअली ऑल्सो 55, तो कटिंग होके क्या आंसर मिलेगा हमें 1। क्या आंसर मिलेगा 1, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो तभी बच्चे ने कहा सर D2 के लिए, मैंने कहा यार D2 तो एकदम सिंपल है, सेम वे वही जो कोएफिशिएंट थे ना वहां पे देखो D2 किसके लिए यूज होता है, y के लिए, तो हमें y के कोएफिशिएंट को क्या करना है, यहाँ पे इस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी की चीजें एज इट इज 5 6 एंड 3 एज इट इज, ये वाली चीजें यहाँ आ जाएगी, मतलब मैं 11 और एज वेल एज 15 एंड 7 को यहाँ पे लिख लूंगा। फिर ये 1
-1 एंड -6 यहाँ पे एज इट इज। क्या किया मैंने, इसकी जगह इन चीजों को यहाँ पे ला दिया। अब इसे सिंपली सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मैंने कहा मैं पहली ही रो से इसे सॉल्व कर रहा हूं तो क्या होगा, 5 ब्रैकेट फिर -11 ब्रैकेट और फिर +1 ब्रैकेट। मैंने क्या किया, यहां से डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश की तो 5 के लिए मैं उसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करूंगा तो क्या होगा, 15 6 क्या हो जाता है -90, फिर माइनस लगाना होता है तो मैंने कहा 7 1 से 7 होता है, लेकिन माइनस होने की वजह से -7 यहाँ पे लिखना होगा। मैंने कहा एक और माइनस है तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। अब देखो 11 के लिए क्या होगा, उसकी रो एंड कॉलम रिमूव होगी तो 6 इंटू -6 इज -36, फिर हम माइनस लगाते थे, मैंने कहा 3 इंटू -1 इज -3, -3 यहां रखने जाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। 1 के लिए अगर मैं उसकी रो एंड कॉलम को हटा दूं तो 6 7 सा क्या हो जाता है 42, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15 3 सा 45, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45। फिर अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ पे आंसर क्या आएगा -83। फिर मैंने कहा -11 एज इट इज, इसका आंसर होगा -33। फिर मैंने कहा यहाँ पे +1 एज इट इज, इसका आंसर होगा -3। इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ पे माइनस बाहर आने वाला है, देखो 5 3 जा हो जाता है 15, 1 कैरी हो जाएगी, 5 8 जा 40, 40 + 1 इज एक्चुअली 41। अच्छा फिर मैंने कहा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है माइनस माइनस हो जाता है +33 इंटू 11। मैंने कहा यार 33 इंटू 10 हमें बहुत अच्छे से पता था, क्या हो जाता था 330। अब एक और बार यानी कि 11 टाइम मतलब एक और बार 33 ऐड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 363। क्या किया मैंने, 33 इंटू 11 को आंसर लिख दिया, उसका आंसर है 363। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा, 1 इंटू 3 इज 3। अब अगर ध्यान से देखा जाए और इसका कैलकुलेशन किया जाए तो मैंने कहा यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है क्या, -418 एंड +363 हमें आंसर देते हैं -55। क्या आंसर देते हैं -55। तो बच्चे ने कहा सर जी यानी D2 मिल गया, मैंने कहा हाँ यहाँ लिख देते हैं -55, नीचे D था 55, अगर ये दोनों कट होंगे तो बचेगा क्या, -1, मतलब y की वैल्यू क्या मिली हमें, -1। मैंने कहा अब हमें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी D3 को। अगर D3 की बात करें तो D3 भी सेम तरीके से डिटरमिनेंट है ऑफ कोएफिशिएंट, लेकिन D3 यूज होता है Z में, इसलिए यहाँ Z के जो भी कोएफिशिएंट होंगे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, बाकी के एज इट इज, मतलब यहाँ पे 5 6 एंड 3 एज इट इज, बाद में -7, यहाँ पे -8 एंड 2 एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो इन चीजों को यहाँ पे लिखेंगे 11 15 एंड 7। फिर यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा पहली रो से ही इसे भी सॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, 5 फिर ब्रैकेट फिर माइनस होगा, फिर मैंने कहा देखो यहाँ पे ऑलरेडी -7 है तो माइनस माइनस +7 हो जाता है, फिर मैंने कहा +11 और फिर हम लगा देंगे ब्रैकेट। अब अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसकी रो को हम रिड्यूस करते थे, मैंने कि रिमूव करते थे एंड कॉलम को रिमूव करते थे, तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट मतलब 7 8 जा 56, लेकिन कैसा माइनस, फिर मैं माइनस लगा दूंगा, मैंने कहा 2 15 जा क्या हो जाता है 30। फिर अगर यहाँ 7 की बातें करें तो यहाँ उसके लिए क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम रिमूव हो जाएगी तो 6 7 से क्या हो जाएगा 42, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 3 सा हो जाता है 45। फिर क्या होगा 11 के लिए बातें करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम रिमूव तो क्या हो जाता है 6 2 सा यहाँ पे हो जाएगा 12, माइनस यहाँ पे मैंने कहा यार 3 8 सा 24, लेकिन -24 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो मैंने कहा यार माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू इसका आंसर -86, मैंने कहा +7 एज इट इज, इसका आंसर क्या होगा -3, मैंने कहा +11 एज इट इज, इसका आंसर हो जाएगा 36। अब इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा देखो यहाँ पे -86 इंटू 5 है तो मैंने कहा माइनस तो बाहर आ जाएगा, 5 6 हो जाता है 30 तो 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 5 8 हो जाता है 40 क्योंकि हमें पता है 8 5 40 होता है, +3 करने पर 43 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा देखो माइनस बाहर आएगा, 7 3 21, फिर क्या होगा 36 इंटू 11, मैंने कहा यार 36 10 तो हमें पता था कि भाई 360, फिर 1 हमें ऐड करना था तो 36 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 396। अच्छा मैंने कहा देखो इन दोनों का अगर जॉइंट मारेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर होगा -451
एंड यहाँ दिया है प्लस 396, यहाँ दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा -55, तो भाई हमें मिल गया ये D3, तो मैंने कहा यहाँ रख देते हैं, दिस इज ऑल्सो -55, नीचे D था हमारे पास 55, अगर कटिंग मारेंगे तो हमें आंसर क्या मिला -1। तो इस तरह से हम क्रेमर्स रूल से x, y एंड z की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल। अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। कुछ कहते हैं सर ऐसा तो हमने देख लिया। मैंने कहा देखो अगर मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूं तो कुछ अलग बात तो होगी, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन एक्चुअल में एक ही है। अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मेथड याद होना तो हमें पता है कि हम करते थे, याद होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसा हो रहा हो तो दोनों इक्वेशन सेम होते हैं और वहां पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। यहां पे चेक करो तो पता चल जाएगा 1/4, यहां पे 2/8 मतलब 1/4, 3/12 मतलब ऑल्सो 1/4, यानी कि यहां पे दोनों ही इक्वेशन सेम ही है। फिर भी हम यहां पे डिटरमिनेंट की मेथड से यूज करनी है हमें, तो उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि भाई इसे पहले लिख लेना है बढ़िया से कि x + 2y = 3, 4x + 8y = 12। पहला काम हमारा होगा d ढूंढने का, तो d अगर ढूंढने जाएंगे तो कैसा मिलेगा। मैंने कहा d मींस कोएफिशिएंट, तो 1, 4, 2, 8। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 1 = 8 -4 2 = 8 इक्वल टू क्या मिला, 0। देखो अब तक हमें नॉट इक्वल टू 0 मिलता था, अब मिला इक्वल टू 0। तो हमें नीचे के दो केस याद करने होंगे कि इक्वल टू 0 पे क्या होता था, हम d1, d2 एंड d3 को ढूंढते थे। यहाँ दो वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ d1 एंड d2 को ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा d1 को पहले ढूंढते हैं। d1 क्या होता था, मैंने कहा देखो x के जो कोएफिशिएंट होते थे उसे हम रिप्लेस कर देते थे कांस्टेंट से, और बाकी के कोएफिशिएंट एज इट इज। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 8 3 = 24 -12 2 = 24 इक्वल टू क्या मिला, 0। देखो ये भी मिल गया हमें 0। मैंने कहा अब हम बात करते हैं d2 की। अच्छा अगर d2 की बात करें तो उसमें हम क्या करते थे, y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करते थे कांस्टेंट के, बाकी के एज इट इज। यहाँ पे 3 एंड 12 हमने रिप्लेस कर दिए, 12 1 = 12 -4 3 = 12 इक्वल टू क्या मिल गया, 0। देखो यहाँ पे d1 एंड d2 ऑल्सो इक्वल टू 0। मैंने कहा था जब भी ऐसा आ जाए ना, जब भी ऐसा आ जाए हमें समझ जाना है कि यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। कुछ कहते हैं सर कैसे, मैंने कहा देखो यहाँ पे हमें ढूंढना हो तो मैंने तरीका बताया था कि हमें एक वेरिएबल को, यानी जो लास्ट का हो ना y या z, उसे क्या मान लेना है, k मान लेना है। तो y इक्वल टू मैंने कोई मान लिया कांस्टेंट k। अब मैं x आराम से ढूंढ सकता हूँ कि भाई अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ x + 2 × k = 3। मुझे चाहिए x, तो ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2k। तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया 3 - 2k एंड k इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कुछ कहते हैं सर k वाला आंसर है। मैंने कहा डेफिनेटली k की वैल्यू जैसे ही आप अलग अलग रखते जाओगे आपको सॉल्यूशन डिफरेंट मिलते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा बच्चे ने कहा सर यहाँ सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, मैंने कहा हाँ मिल रहा है, यानी ऐसे इक्वेशन को हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। बच्चे ने कहा सर जी ये हमसे पूछा तो नहीं था। मैंने कहा ये इसलिए बता दिया कि कभी कोई क्वेश्चन में पूछे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है शो दैट 2x + y = 3, 4x + 2y = 5, यानी ये दो इक्वेशन दिए हैं आर इनकंसिस्टेंट। उन्होंने कहा कि इस दो इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा याद करो हमने इसके बारे में ऑलरेडी देखा था कि जब भी ऐसे दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाले होना तो हमारे पास तीन कंडीशंस थी कि भाई जब d नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। अच्छा मैंने कहा d इक्वल टू 0 होना, तब d1 = d2 = 0 हो तब भी वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट, जिसके सम हमने अब तक देखे भी। लेकिन कभी d इक्वल टू 0 हो एंड d1 या तो d2 कोई एक नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, एटलीस्ट एक भी, तो वो कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा याद रखना यहाँ भी कुछ केसेस में हमें चेक करना होता है कि भाई क्या सच में कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि जब भी तीन या उससे ज्यादा इक्वेशन आते हैं तो यहाँ पे हमें मतलब डाउट्स रहता है कि वो इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, क्योंकि कभी कभार उसमें पैरेलल लाइंस के इक्वेशन दिए होते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे
हम चेक करते हैं कि यहाँ पे डी क्या आएगा। मैंने कहा इसे पहले बढ़िया से लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया है। तो अगर d की बात करें तो d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 1 4 एंड 2 इस तरह से लिख देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू क्या मिला, 0। देखो d इक्वल टू 0 तो मिल गया। अब मैंने कहा मैं d1 की बात करता हूं। अगर d1 की बात करेंगे ना तो d1 का मतलब होता है कि x के कोएफिशिएंट को इससे रिप्लेस कर देना। मैंने कहा 3 एंड 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 एंड 2 दिया है। देखो 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू हो गया 1। मैंने कहा दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब d1 इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था कभी भी ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई जो इक्वेशन दी है ना आर इनकंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन से डील कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट सॉल्व दिस 3 इक्वेशंस। मैंने कहा देखो पहला काम हमारा यहाँ होता था डी ढूंढने का, कि भाई सपोज हम यहाँ पे डी ढूंढने की कोशिश करें तो डी इज द डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट। अच्छा कोएफिशिएंट कौन कौन से, मैंने कहा यहाँ दिख रहा है हमें। मैंने कहा देखो यहाँ 1 1 1, यहाँ पे है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे है 1 3 5, तो यहाँ लिख देंगे 1 3 5। अच्छा अब मैंने कहा इसे सॉल्व करने के लिए तो सिंपल सा तरीका है, पहली रो ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान दिख रही है, तो मैं कह दूंगा 1 ब्रैकेट। फिर हमें पता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस साइन रहती थी, तो यहाँ पे -1 ब्रैकेट, फिर +1 ब्रैकेट। अब क्या करेंगे भाई, सीधी बात है, ये 1 वाली रो को एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो 2 5 जा 10 -3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या होगा 10 -9। फिर इस 1 के लिए रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो देखो 5 1 जा 5 -3, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 -3। फिर इस 1 के लिए हम रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -2। मैंने कहा देखो यहाँ पे 10 -9 इज एक्चुअली 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस, देखो 5 3 2 होता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 -2 हो जाता है 1। मैंने कहा 1 + 1 2 2 -2 इज 0, तो यहाँ पे d क्या मिल गया, 0। क्या मिला, 0। अब बच्चा जानता है जैसे ही d इक्वल टू 0 मिले ना तो हमें d1 d2 एंड d3 चेक करना है क्या वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर d1 ढूंढने जाएंगे तो d1 का मतलब हो जाता है सेम कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, बट हम d1 यूज करते थे x ढूंढने के लिए, तो क्या करेंगे इस x के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, मतलब यहां आ जाएगा 1 4 एंड 7। बाकी की चीजें एज इट इज, मतलब 1 2 एंड 3 1 3 एंड 5 आप यहां से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। मैंने कहा देखो यहाँ पे सेम वे 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट। अब क्या होगा, मैं 1 के लिए इस रो एंड कॉलम को रिमूव करूंगा तो 2 5 जा 10 -3 3 जा 9, तो यहाँ पे 10 -9। फिर 1 के लिए इस रो एंड कॉलम को रिमूव करूंगा तो 5 4 जा 20 -7 3 जा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 -21। फिर इस 1 के लिए अगर कोशिश करेंगे तो 3 4 जा 12 -7 2 जा 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 -14। मैंने कहा देखो यहाँ पे हो जाता है 1, यहाँ पे -1, मैंने कहा इसका आंसर होता है -1। फिर मैंने कहा यहाँ पे इसका आंसर होगा -2। अच्छा इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1, ये माइनस बाहर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ये माइनस बाहर आके -2 हो जाएगा। मैंने कहा 1 + 1 2 -2 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो देखो d1 हमें 0 मिला। बच्चे ने कहा सर d2 चेक करते हैं। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली d2 चेक करेंगे। d2 क्या होता है, सेम वे डिटर्मिनेंट होता है। अच्छा मैंने कहा डिटर्मिनेंट तो होता है लेकिन कौन सा वाला, मैंने कहा सेम कोएफिशिएंट वाला, लेकिन d2 y के लिए काम आता है, y ढूंढने में काम आता है, इसलिए हम y के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा यानी कि बाकी की चीजें एज इट इज, देखो ये वाले y वाले बदल जाएंगे तो y वाले कोएफिशिएंट को हम कांस्टेंट से बदल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4 एंड 7। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सेम वे पहली रो से मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट। अच्छा अब मैंने कहा देखो इसके लिए यहाँ पे रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो 4 5 जा 20 -7 3 जा 21, तो यहाँ पे 20 -21। फिर यहाँ पे मैं अगर रो एंड कॉलम को रिमूव करूंगा तो 5 1 जा 5 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 -3। फिर 1 के लिए क्या होगा, अगर मैं रो एंड कॉलम को रिमूव करूंगा तो 7 -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 -4।
4। अब इसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा ये आया -1, फिर मैंने कहा 5 - 3 2 होता है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 2 ही रहता है, प्लस 7 - 4 हो जाता है 3। मैंने कहा देखो यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। बच्चे ने कहा सर D2 भी 0 आ गया। मैंने कहा आ गया, अब क्या करें। मैंने कहा अब हम D3 ढूंढने की कोशिश करते हैं। D3 क्या होगा, सेम वे डिटर्मिनेंट होता है, सेम वे डिटर्मिनेंट होता है, कौन सा वाला। मैंने कहा देखो ये Z के लिए यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का ही डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन इस Z के कोएफिशिएंट को यहाँ कांस्टेंट से बदल देंगे। अच्छा, यानी बाकी की चीजें एज इट इज। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। अब ये जो तीसरे थे ना Z के कोएफिशिएंट, उसे हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 4 and 7। फिर से मैं इसे पहली रो से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट। अच्छा, फिर से हम यही काम करेंगे, रो एंड कॉलम को रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा देखो 7 2 14 -3 4 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 - 12। अब 1 के लिए क्या होगा, मैं अगर रो एंड कॉलम को रिमूव कर दूं तो देखो जरा ध्यान से, 7 - 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4। 1 के लिए क्या होगा, मैंने कहा सीधी बात है, देखो 3 - 2, तो यहाँ पे हो जाता है 3 - 2। मैंने कहा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है 2, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कहा 3, प्लस इसका आंसर हो जाता है 1। मैंने कहा देखो 2 + 1 3 हो जाता है, 3 में से 3 गया तो 0। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे तो D1 = D2 = D3 = 0 आ गया, और साथ में D भी कैसा था, 0। मैंने कहा हाँ, जब भी ऐसा है ना तो हमें इतना तो पता है कि देखो D = 0 आती है, हमें पता चल गया कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, यानी कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे या तो नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेंगे। तो बच्चे ने कहा सर तो अब क्या करें। मैंने कहा अब हमें हमारी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी कि भाई हम किसी भी दो इक्वेशन को यूज करते थे और उसमें किसी भी एक वेरिएबल को, मोस्टली लास्ट वेरिएबल को हम k मान लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आया उसे तीसरे इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कि उसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो जो मिला वो हमारा सॉल्यूशन है, अगर नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे कि भाई ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह देंगे कि यहाँ पे वो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन पॉसिबल, यानी कि इक्वेशन कैसे है, इनकंसिस्टेंट। कैसे है, इनकंसिस्टेंट। तो चलिए ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं कोई दो इक्वेशन उठा लूं लाइक दिस वन की x + y + मैंने z को मान लिया है k = 1, तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है x + 2y + ये हो जाएगा 3k = है 4। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा देखो इसे आप क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो और दूसरी मेथड से भी, पर यहाँ पे हम नॉर्मली डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं तो सेम वे क्रेमर्स रूल से ही जाते हैं कि भाई क्रेमर्स रूल से अगर सॉल्व करना हो तो पहला काम करते हैं हम डी ढूंढने का। डी क्या होता, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, मतलब 1 1 1 2, तो सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2 - 1 = 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे सॉल्यूशन तो मिलेगा। अच्छा, बच्चे ने कहा सर सॉल्यूशन मिलेगा मतलब कि हम कह सकते हैं कि x एंड y की वैल्यू मिलेगी। हाँ, बस उसे यहाँ पे चेक कर देना है तीसरे इक्वेशन में, अगर उसे सेटिस्फाई कर दिया तो हम कह देंगे ये जो दिया हुआ है वही हमारा सॉल्यूशन है, नहीं तो मना कर देंगे कि जो सॉल्यूशन मिला है वो गलत है, कोई सॉल्यूशन इस इक्वेशंस के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ढूंढते थे D1। मैंने कहा D1 की बात करें तो D1 क्या हो जाता है, D1 हो जाता है, मैंने कहा देखो x के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो और जो बाकी के थे वो एज इट इज। बच्चे ने कहा सर जी x के कोएफिशिएंट को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये, इसे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये उधर जाके कुछ ऐसा दिखेगा हमें 1 - k। कैसा दिखेगा, 1 - k। अच्छा, इसे उधर ले जाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा 4 - 3k, 4 - 3k। तो यानी कि हम एक्चुअली इसे रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 - k, 4 - 3k और ये वाले 1 and 2 एज इट इज। अच्छा, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे जाएगा तो 2 - 2k माइनस ये यहाँ पे जाएगा तो देखो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ आगे माइनस की साइन है तो इनकी साइन बदल जाएगी तो -4 और यहाँ पे +3k। मैंने कहा देखो 2 - 4 इज एक्चुअली -2 और इसका आंसर आता है +k, तो ये आंसर मिला हमें k -
2। सेम वे d2 की बात करें तो d2 क्या होगा, मैंने कहा ये y के लिए यूज होता है तो हम y के कोएफिशिएंट को बदल देंगे। देखो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट तो 1 1 थे, y के कोएफिशिएंट को बदलेंगे तो यहाँ 1 माइनस के, यहाँ 4 माइनस 3 के। अब सीधी बात है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये यहाँ जाएगा 4 माइनस 3 के माइनस, देखो ये यहाँ पे जाके 1 माइनस के देगा, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से साइन दोनों की बदल जाएगी। मैंने कहा अगर आंसर ढूंढेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 1 3 हो जाता है और इसका आंसर हो जाता है माइनस 2k। तो ये मिला 3 माइनस 2k। देखो d1 एंड d2 तो मिल गए, अब हमें ढूंढना चाहिए x एंड y। तो x होता है d1 अपॉन d। अच्छा देखो ये d1 की बात करें तो d1 हमारे पास था ये माइनस 2 प्लस के, ठीक है, यानी कि इसे अगर अच्छे से लिखा जाए ना तो मैं इसे लिखना पसंद करूंगा कि ये माइनस 2, पहले प्लस वाले को बाद में माइनस वाले को, नीचे d है 1 तो नीचे 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आंसर मिल गया मुझे x का k माइनस 2। फिर मैंने कहा अगर मैं y ढूंढने की कोशिश करूं तो दैट इज d2 अपॉन d। तो मैंने कहा यार d2 है 3 माइनस 2k, 3 माइनस 2k, तो मैंने कहा यार यहाँ 3 माइनस 2k लिख दो, नीचे तो 1 आता है, 1 लिखने की कहां जरूरत है, तो हमें x एंड y दोनों मिल गए। देखो x एंड y मिलने पर हमारा पहला टारगेट था कि उसे यहाँ तीसरे इक्वेशन में रख के चेक करें। एक और बात बता दूं, हमने यहाँ z को यहाँ पे क्या माना हुआ था, k माना हुआ था। अच्छा तो हमें याद रखना है कि z को हमने k माना हुआ है, मतलब ये भी हमारा एक सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें x y एंड z तीनों की वैल्यू चाहिए होती है। तो मैं अगर यहाँ रखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो यहाँ तीसरे इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू मिली हमें k माइनस 2 प्लस 3y, यानी इसको 3 टाइम्स कर देना है बस। अच्छा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6k, फिर प्लस 5z। अच्छा मैंने कहा यार z की वैल्यू तो k है तो यहाँ हो जाएगा 5k इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड रख रहा हूं ताकि राइट हैंड साइड जैसा आंसर आ रहा है कि नहीं चेक कर सके, ठीक है। मैंने कहा देखो यहाँ पे देखा जाए तो 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो होता है 7, ठीक है। अच्छा मैंने कहा देखो 5k प्लस 1k 6k, 6k माइनस 6k इस कट होके 0 हो जाता है तो हमें मिला 7। मैंने कहा देखो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर रखने पर राइट हैंड साइड जैसा ही मुझे 7 मिल गया, मतलब कि ये जो x y एंड z की वैल्यू मिली दैट इज आवर रियल सॉल्यूशन। और वो कैसे है, इनफाइनाइट, क्योंकि k की वैल्यू हम जैसे ही रखते जाएंगे हमें अलग अलग x y एंड z की वैल्यू मिलती जाएगी। और हमें पहले से पता है कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं थे क्योंकि पहले ही हमें d इक्वल टू 0 मिल चुका था, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और कौन से वाले, x इक्वल टू k माइनस 2, y इक्वल टू 3 माइनस 2k एंड z इक्वल टू k, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड लैम्बडा इफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। देखो उन्होंने कहा यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। हमें पता है d इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, मतलब d इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता था, तब हमें या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे या तो नो सॉल्यूशन मिलता था। मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया है कि d इक्वल टू 0। d मींस हमें याद है कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। बच्चों ने कहा सर डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मतलब तो यहाँ से लैम्बडा उठाना है 1 माइनस लैम्बडा। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पे 3 2 एंड 1, यहाँ पे माइनस 1 1 एंड 2। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हम पहली रो से ही सॉल्व कर देते हैं कि भाई लैम्बडा ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0। देखो यहाँ माइनस 3 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस एंड यहाँ पे प्लस होता था। मैंने कहा प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अच्छा मैंने कहा देखो इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो मैंने कहा 4 माइनस 1। अब अगर यहाँ इसकी बात करें 3 के लिए, इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस लैम्बडा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस लैम्बडा। फिर मैं यहाँ पे अगर 1 के लिए बात करूंगा तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्बडा। देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 लैम्बडा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि 1 के बाद हम माइनस लगाते थे और ये माइनस 2 लैम्बडा होने की वजह से हम यहाँ पे प्लस 2 लैम्बडा कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने कहा देखो यहाँ 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 3 के साथ था लैम्बडा, माइनस माइनस 3 अंदर जाती माइनस 6, ये अंदर जाती माइनस 3 लैम्बडा,
मैंने कहा ये -1 था, मतलब अंदर गया तो -1, यहां गया तो -2 लेमड़ा इक्वल टू 0। मैंने कहा देखो इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों तो कट हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो देखो ये -2 लेमड़ा उधर जाती +2 लेमड़ा, और यहां पे ये आंसर देगा -7। मैंने कहा देखो ये 2 को उधर भगा दूं ना, 2 को उधर भगा दूं तो लेमड़ा इक्वल टू -7/2, लेमड़ा इक्वल टू -7/2, तो ये लेमड़ा तो हमें मिल गया। तो बच्चे ने कहा कि सर लेमड़ा तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था डज इट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ लेमड़ा, उन्होंने कहा था कि क्या इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है। मैंने कहा देखो सॉल्यूशन होगा कि नहीं वो ढूंढने के लिए तो हमें आगे D1 वगैरह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि D इक्वल टू 0 दिया हो तो आगे हम चेक करते थे कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0 आ गया तो सॉल्यूशन होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम कह देंगे सॉल्यूशन होने के चांस नहीं है। तो मैंने कहा चलिए D1 ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्चे ने कहा सर D1 तो वही है ना, वही डिटर्मिनेंट है जिसमें हम x के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही, यानी कि हम यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे और बाकी के कोएफिशिएंट एज इट इज लिख देंगे। तो मैंने कहा चलिए इसे बिंदास सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान दिख रहा है भाई, है। तो अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 1 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, फिर हम लगा देंगे -1 ब्रैकेट। अब क्या करते थे उसकी रो एंड कॉलम को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे 4 -1 तो यहाँ पे लिख देंगे 4 -1, फिर इस 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे फिर हम लगाते थे माइनस, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कि इसका भी -1 आने वाला है तो यहाँ हो जाता है माइनस माइनस +1। फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2, तो यहां पे लिख देते हैं 2, फिर माइनस, और मैंने कहा इसका आंसर -2 होता है तो यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस +2। मैंने कहा देखो ध्यान से देखो 4 - 1 = 3, तो यहां 3 लिख देंगे, यहां पे -3 था, मैंने कहा देखो ये 5 था तो 5 3 डायरेक्टली आप लिख सकते हो 15। मैंने कहा ये था 4, तो 4 यहाँ 1 के पास आके ऐसे 4 बन जाएगा। मैंने कहा देखो इसका आंसर होता है -19, -19 और +3 देता है हमें -16 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं हुआ, तो हमें तुरंत पता चल गया कि यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये जो इक्वेशन दिए है दे आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कैसे इक्वेशन है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।